नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्पर्श निगम। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी की वजह से मेरी जो YouTube की फैमिली है वो 2000 लोगों तक पहुंच गई, 2000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की जो वीडियो है मैं इम्प्लांट के पेशेंट्स के लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इम्प्लांट करवाया है, जो कि इस समय डेंटल ट्रीटमेंट में सबसे अच्छा एडवांस एक ऑप्शन है। यदि आपके दांत गिर चुके हैं, सिंगल दांत रिप्लेसेबल से लेकर के फुल माउथ रिप्लेसमेंट तक जो डेंटल इम्प्लांट से किए जा रहे हैं, तो आपको ये ट्रीटमेंट चूज़ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो ट्रीटमेंट करवाया है, ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट अभी सब इस समय अवेलेबल है। तो डेंटल ट्रीटमेंट जो इम्प्लांट का है, वो करने के बाद आप सभी को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मैं इसमें डिस्कस करूंगा कुछ पॉइंट्स। जो पहला पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि यदि आपका जस्ट अभी सर्जरी हुई है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, खान पान में क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है। तीसरा, फॉलोअप किस प्रकार से करेंगे आपके डॉक्टर। और चौथा, यदि टाँके लगे हैं आपकी सर्जरी के बाद तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना होगा। और पांचवा, किस समय में आपका दांत जो है वो लग जाएगा। जी हाँ, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है कि इम्प्लांट करने के कितने समय बाद हम दांत लगवा सकते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा। और ध्यान रखिए, यदि कोई भी इसमें क्वेश्चन आपको होता है तो वीडियो के एंड में जो डिस्क्रिप्शन है और कमेंट के साथ साथ आप लिख सकते हैं। यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। हम अपने व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी पेशेंट्स के साथ शेयर करेंगे। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसके साथ हम ये वीडियो शेयर करेंगे, और नंबर भी रहेगा, आप जब भी कुछ चाहें तो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि आपकी अगर जस्ट तुरंत सर्जरी हुई है तो किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, इम्प्लांट सर्जरी जो है वो डिपेंड करती है आपका दांत कितने समय में निकल गया है। यदि आपका इमीडिएट एक्सट्रैक्शन के बाद यानी कि जस्ट दांत निकला है और आपका इम्प्लांट हुआ है तो, और यदि डिलेड है यानी कि दांत आपका निकले हुए काफ़ी समय हो चुका है और उसके बाद हमने इम्प्लांट डाला है, तो दोनों का फॉलोअप थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो पहले बात करते हैं जो दांत निकला है उसके तुरंत बाद अगर हमने इम्प्लांट आपका डाला है, यानी कि इमीडिएट एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांट। तो देखिए, इमीडिएट एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांट के बाद हम लोग जो मोस्टली इम्प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं वो दो कंपनीज़ के हैं। पहला है जिमर बायोमेट डेंटल इम्प्लांट, जो कि यूएस की एक कंपनी है। दूसरा है ऑस्टम इम्प्लांट्स, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने क्लिनिक पर। ये एक कोरियन कंपनी है जो कि इम्प्लांट्स बना रही है। तो इमीडिएट एक्सट्रैक्शन के बाद हम ये देखते हैं कि पेशेंट के दांत के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या दांत किस कारण से निकला है, दांत सड़न की वजह से निकला है, दांत के नीचे कोई इन्फेक्शन था, या दांत मसूड़ों में कमज़ोर हो गया उसकी वजह से निकला है। यदि इमीडिएट एक्सट्रैक्शन दांत में इन्फेक्शन के कारण निकालना गया है तो फिर हम कई बार ये देखते हैं कि दांत के जो सॉकेट है, जो दांत की हड्डी है, उसके नीचे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। यदि उसमें इम्प्लांट डाला गया है तो कई बार हम एंटीबायोटिक और मेडिसिन का कवरेज पेशेंट को थोड़ा ज़्यादा देते हैं। यदि दांत कुछ समय बाद लगाया गया, यानी कि जो दांत का घाव है वो पूरी तरह भर चुका है और फिर हमने नई हड्डी जो बन चुकी है उसमें इम्प्लांट डाला है, तो उसमें इतनी अधिक एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिए। यदि आपका इमीडिएट एक्सट्रैक्शन हुआ है तो कुछ एंटीबायोटिक आपकी ज़्यादा चल सकती है, कुछ साफ सफाई का ध्यान आपको थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ सकता है। और यदि डिलेड किया है, यानी कुछ समय के बाद किया है आपका दांत, तो हो सकता है आपको एंटीबायोटिक और पेन किलर की इतनी आवश्यकता ना पड़े। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका जस्ट इम्प्लांट हुआ है। इम्प्लांट होने के जस्ट बाद और क्या क्या होता है, थोड़ी बहुत स्वेलिंग आना फेस पर, क्योंकि हम बोन को एक तरीके से एक्सपेंड करते हैं या बोन में ऑस्टोटमी करते हैं, यानी कि बोन में एक प्रिपरेशन करते हैं इम्प्लांट को प्लेस करने के लिए। और जब भी हड्डी में कोई काम होता है तो थोड़ी बहुत जो स्वेलिंग है यानी सूजन है वो आना स्वाभाविक है। यह हमारे शरीर की नॉर्मल प्रोसेस है। यदि हम कोई भी हड्डी के अंदर या दांत के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो थोड़ी बहुत सूजन आना स्वाभाविक है, जो कि 48 से 72 घंटे के अंदर सूजन पूरी तरह से चली जाती है। यदि सूजन आपको 72 घंटे से ज़्यादा है, यानी कि 3 दिन के बाद भी आपको स्वेलिंग कम होना शुरू नहीं हुई है और 3 दिन के बाद बढ़ती जा रही है, तो ये पहला साइन है कि आपको अपने डेंटिस्ट से एक बार संपर्क जरूर करना चाहिए जिन्होंने इम्प्लांट प्लेस किया है। हो सकता है वो आपकी मेडिसिन में कोई चेंज करें, या अगर इम्प्लांट में कोई समस्या है तो वो एक बार चेक ज़रूर करें। अब देखिए, इम्प्लांट तो हो गया। अब उसके बाद भाई पेशेंट्स का सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब क्या खाना चाहिए सर्जरी के बाद। तो देखिए, जैसे हम दांत निकालते हैं, दांत निकालने के बाद जो हम सारी चीज़ें पेशेंट्स को खाने के लिए बोलते हैं, जैसे कि बहुत गर्म चीज़ें, बहुत मीठी और कठोर चीज़ें आपको नहीं खानी हैं। सेमी सॉलिड या पेस्ट जैसे दूध, दही, दाल दलिया, दाल चावल, दूध में ब्रेड, या ऐसी चीज़ें सॉफ्ट जो कि आपको ज़्यादा दबाव ना देना पड़े, जो हमने सर्जरी की है उसके टाँकों में कोई प्रभाव ना पड़े, या जहाँ से हमने सर्जरी की है वहाँ से दोबारा खून आना ना शुरू हो जाए, ऐसी चीज़ें आपको नहीं खानी है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको दांतों पर दबाव देना पड़े। तो सब कुछ 24 घंटे तो ठंडा ही खाइए दांत निकल जो आपका इम्प्लांट हुआ उसके बाद। और इम्प्लांट करने के बाद हम लोग ये भी सलाह देते हैं कि भाई आप लिक्विड्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, क्योंकि कई बार इम्प्लांट सर्जरी में थोड़ी सी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, जिसके कारण कई बार पेशेंट्स को डिहाइड्रेशन या थोड़ी कमज़ोरी हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई आप जूसेस या लिक्विड्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में लीजिए। अच्छा, अब डाइट के बाद
इसमें किन चीज़ों को नहीं खाना है और कौन सी चीज़ें आप खा सकते हैं। भाई देखिए, मैं जनरल जो रूल आपको बताता हूँ वो ये है कि बहुत गर्म चीज़ें, यानी कि बहुत गर्म चाय, कॉफ़ी, दूध, अगर आपको हाथ में पकड़ने में गर्म लग रहा है, ऑब्वियसली आपका वो सारा एरिया सुन्न है, तो आपको मुँह पीने, जो आप उसको पिएंगे तो वो हो सकता है वो जल जाए। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि बहुत गर्म चीज़ें नहीं लेनी है। बहुत मीठी चीज़ें हम इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि जो मीठी चीज़ें वो कई बार बैक्टीरिया, जो ओरल बैक्टीरिया, उनको काफ़ी एक्टिवेट कर देती हैं, उसकी वजह से पेशेंट को री इन्फेक्शन के चांसेस दोबारा हो जाते हैं। कठोर चीज़ें हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि मान लीजिए आपके जो सर्जरी हुई है या जो आपका दांत हमने इम्प्लांट डाला है, उसके ऊपर अगर कोई दबाव पड़ता है तो इम्प्लांट जो होता है वो अपनी जगह से मूव कर सकता है, या इम्प्लांट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या आसपास जो टाँके हमने लगाए हैं इम्प्लांट के दौरान वो निकल सकते हैं या टूट सकते हैं। तो इसलिए गर्म, मीठी और कठोर चीज़ें बिल्कुल भी मत लीजिए। अच्छा, अब उसके बाद आपका हुआ कि अगर डाइट के बाद भाई आपके यदि टाँके लगे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मोस्टली जो हम सिंगल टूथ रिप्लेसमेंट करते हैं, मतलब अगर हमने एक ही दांत लगाया है, आपका एक ही इम्प्लांट डाला है, तो हम आपको आफ्टर 1 वीक, यदि आपकी हीलिंग बहुत अच्छी है, मेडिसिन आप बिल्कुल ठीक ले रहे हैं, 1 वीक टू 10 डेज़, मैक्सिमम 15 डेज़ के बीच में आपको टाँके कटवाने के लिए एक बार ज़रूर बुलाएंगे। अच्छा, और यदि आपका मल्टीपल टूथ रिप्लेसमेंट हुआ, यानी कि फुल माउथ का केस हुआ है, तो हम थोड़ा समय ज़्यादा देते हैं, 15 से 20 दिन का समय देते हैं, उसके बाद आपके टाँकों को कटवाने के लिए बुलाते हैं। अच्छा, टाँके का ध्यान किस प्रकार रखना है। आफ्टर एवरी मील आपको माउथ वॉश ज़रूर करना है। आपको आपके डेंटिस्ट ने माउथ वॉश ज़रूर दिया होगा, माउथ वॉश कीजिएगा। थोड़ा कोशिश कीजिए कम बोलना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से ओरल टिश्यूज़ मूव करते हैं, स्पेशली अगर सामने के एरिया में अगर आपके कहीं दांत लगे हैं, इम्प्लांट डाला है, ऊपर के सामने के दांत, नीचे के सामने के दांत अगर आपके इम्प्लांट लगे हैं, तो थोड़ा कोशिश कीजिए कम बोलें, क्योंकि ज़्यादा बोलने से होठों की वजह से ये जो मस्कुलेचर है वो मूव करता है, कई बार उसकी वजह से टाँके खुल जाते हैं और पेशेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं कि सर उसके अंदर खाना जा रहा है या ब्लड आ रहा है। तो अगर सामने के दांत है तो कोशिश कीजिए थोड़ा कम बोलिए। टाँकों को और अच्छे से सुरक्षित रखने के लिए आप उसको खींच कर या बार बार दबा कर ना देखें। यदि आपको किसी टाँके से इरिटेशन हो रही है, अपने डेंटिस्ट से एक बार ज़रूर बात करें, उन्हें समझाएं कि भाई हमें ये समस्या हो रही है, तो उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। यदि आपको लग रहा है कि आपका कोई टाँका ढीला हो गया है या लूज़ हो गया है, तो भी अपने डेंटिस्ट से एक बार फ़ोन पर बात करें। और यदि तुरंत संपर्क नहीं हो सकता है तो फ़ोटो खींच के पेशेंट को भेजें या डेंटिस्ट को भेज दीजिए, तो भी आपकी वो सारी बातें एक बार देख सकते हैं। अच्छा, टाँगे लग गए और सर्जरी हो गई, अब उसके बाद भाई सबसे पहले पेशेंट का दिमाग में ये चीज़ रहती है कि दांत कब तक लगेगा। तो देखिए, ये जो टॉपिक है कि दांत कब तक लगेगा, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला ये कि जब हमने इम्प्लांट आपका प्लेस किया उस समय दांत की हड्डी की कंडीशन क्या थी, और दूसरा, दांत प्लेस करने के बाद इम्प्लांट की स्टेबिलिटी कैसी आई है। यदि आपके इमीडिएट एक्सट्रैक्शन हुआ है, दांत तुरंत निकला है और कुछ समय बाद हमें दांत लगाना है, तो ऑब्वियसली देखिए दांत निकलने के बाद कुछ समय तक बोन में रीमॉडलिंग होती है, यानी कि बोन कई जगह से हटती भी है, कई जगह से दोबारा बननी भी शुरू होती है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। यदि आपका इमीडिएट एक्सट्रैक्शन हुआ है और उसके बाद हमें आपको दांत लगाना है, तो हम थोड़ा समय देते हैं। मोस्टली ये समय 5 से 6 हफ्ते का हो सकता है। उसमें हम चेक करते हैं एक्सरे करके कि भाई आपके जो हड्डी है वो ठीक से बनी है या नहीं बनी है, और उसके बाद हम दांत कब तक प्लेस कर सकते हैं। दूसरा होता है इम्प्लांट की स्टेबिलिटी। इम्प्लांट की स्टेबिलिटी यानी कि जब हम इम्प्लांट को प्लेस करते हैं तो उसमें एक फोर्स देते हैं, रोटेशनल फोर्स, जिसको टॉर्क कहते हैं। यदि हम टॉर्क को चेक करेंगे तो उसमें जो बेसिक टॉर्क का लेवल होता है वो 35 to 50 न्यूटन सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि इतना टॉर्क आपका अचीव हो गया है तो हम दांत जल्दी लगा सकते हैं। यदि इससे कम टॉर्क रहा है, यानी कि आपका इम्प्लांट जो है वो उसकी बोन सॉफ्ट होने की वजह से, इम्प्लांट की स्टेबिलिटी अच्छी ना होने की वजह से कम टॉर्क हमें मिल रहा है सर्जरी के टाइम पर, तो फिर हमें उस पर थोड़ा और समय देना पड़ता है। कई बार ये समय 3 से 4 महीने तक का भी हो सकता है। ऑब्वियसली यदि मान लीजिए हमने आपका इम्प्लांट लगाया है और हमें दिख रहा है कि कहीं हड्डी थोड़ी सी कम है, या हड्डी के अंदर कोई लेवल ऐसा है जो ठीक से हमें लग रहा है कि कोई वॉल पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, या कहीं पर इम्प्लांट जो है हल्का सा एक्सपोज है, या उसके जो थ्रेड्स हैं वो पूरी कंप्लीटली हड्डी के अंदर नहीं गए हैं, तो हमें कई बार ग्राफ्ट भी डालने पड़ते हैं, यानी कि बोन ग्राफ्ट जो है वो दांतों को, हड्डी को बनाने के लिए वो लगाने पड़ते हैं। यदि ऐसा कुछ है तो फिर हम हो सकता है थोड़ा समय और दें, क्योंकि जो आर्टिफिशियल बोन यानी आर्टिफिशियल जो ग्राफ्ट हमने दांत के आसपास, इम्प्लांट के आसपास लगाया है आपके, वो पूरी तरीके से कवर होना चाहिए, तभी उस ग्राफ्ट को चेक करने का फ़ायदा है। अन्यथा अगर हमने पहले ही उसे चेक किया तो कई बार वो ग्राफ्ट फेल हो जाता है और हमें वो चेंज करना पड़ता है। तो ये पूरी तरह डेंटिस्ट के ऊपर, हर एक केस के ऊपर, हर एक केस की काम करने की क्षमता, हर एक केस की पद्धति, हर एक केस की टेक्निक अलग अलग होती है। हर एक पेशेंट का दांत अलग तरीके से लगता है। इम्प्लांट भले ही हम एक जनरल ट्रीटमेंट बोलते हैं, लेकिन हर इम्प्लांट की सर्जरी
अलग अलग तरीके से, अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग रिजल्ट्स के साथ तैयार की जाती है। और हमें ये हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि पेशेंट की जो हीलिंग है, मतलब कि जो बोन आसपास उसके बन रही है वो किस प्रकार से बन रही है। इसलिए मैं अपनी क्लिनिक पर मोस्टली ये फॉलो रखता हूँ कि हम एवरी मंथ यानी कि हर 5 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद एक फॉलोअप एक्सरे के लिए पेशेंट को बुलाते हैं और चेक करते हैं कि भाई उसमें आसपास जो हड्डी है वो बननी शुरू हुई है, या हड्डी के आसपास कोई समस्या तो नहीं आ रही है दांत की हड्डी के पास, या पेशेंट अपनी साफ सफाई ठीक से रख रहे हैं या नहीं। भाई देखिए, ऑब्वियसली आपके दांत जो खराब हो गए या गिर गए, वो इस वजह से गिर गए या तो आपका ओरल हाइजीन ठीक नहीं था, या फिर कोई और प्रॉब्लम या ट्रॉमा हो गया या चोट लग गई। लेकिन हमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो इम्प्लांट है उसके आसपास साफ़ सफाई का ध्यान पूरा रहना चाहिए। यदि आपके इम्प्लांट लगे हैं, 2 बार ब्रश के साथ साथ आपको माउथ वॉश की आदत डालनी ही होगी, तभी जाकर के आपका इम्प्लांट अच्छी तरह से सेफ़ रहेगा। और आप मेरा बिलीव कीजिए, यदि आपने इम्प्लांट लगवाया है और आपका इम्प्लांट सक्सेसफुल हो जाता है तो उसमें लाइफ लॉन्ग कोई समस्या नहीं आती है, अनटिल अनलेस आपके इम्प्लांट में दोबारा कोई इन्फेक्शन हो जाए, जो कि ऑब्वियसली आपका ओरल हाइजीन ठीक ना होने की वजह से हो सकता है, कोई चोट ना लग जाए या इम्प्लांट के आसपास कोई और पैथोलॉजी डेवलप ना हो जाए। यदि ऐसा नहीं है तो आपका इम्प्लांट लाइफ लॉन्ग चलता है। डेंटल इम्प्लांट में ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। आपने मेरे पहले के वीडियोस भी देखे होंगे जो मैंने इम्प्लांट्स के ऊपर बनाए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं आपने आई बॉक्स में डालूंगा, उसमें आप ज़रूर देख सकते हैं कि कैसे इम्प्लांट जो है वो ऑर्थो यानी कि जो इनकी हड्डी टूट गई है, हाथ की हड्डी, पैर की टूटी है। आपने सुना होगा कि यार हाथ पैर की हड्डी टूटी है तो रॉड पड़ी हुई है। पहले यही हड्डी जुड़ने में 5 से 6 महीने का समय लग जाता था, लेकिन अब इस प्रकार के इम्प्लांट्स हैं जिसमें पेशेंट केवल 2 या 2.5 हफ्ते में चलना फिरना या अपने हाथ से मूवमेंट करना दोबारा चालू कर देता है। ऐसा ही इम्प्लांट के साथ भी है। डेंटल इम्प्लांट हालांकि साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन उनका काम जो है, जो धातु जिससे बनता है, टाइटेनियम जिसे हम बोलते हैं, वो सेम ही तरह की इस्तेमाल की जाती है, जो कि हड्डी के लिए, मतलब जो मनुष्यों की हड्डी है उनके लिए बहुत अच्छी कंपैटिबल एक धातु है और अच्छे से उसमें सारी चीज़ें की जा सकती हैं। एक सर्जिकली ट्रीटमेंट अच्छे से प्लान किया जा सकता है। तो यदि डेंटल इम्प्लांट से रिलेटेड आपके मन में और कोई क्वेश्चन है, यदि आपका डेंटल इम्प्लांट हुआ है, आपको कुछ और ऐसी समस्या लग रही है जो आपको इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो अभी इस समय स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमसे पूछ सकते हैं। और आपके स्नेह और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का हमेशा आभारी रहूँगा। आप जिस प्रकार से यूट्यूब पर प्यार दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।